हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं डेली आपको पेपर कराता हूँ तो शेयर भी किया करो दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख पाए। अभी अपन करने जा रहे हैं 17, 11, 21 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर जीडी वाला, एसएससी जीडी वाला, ठीक है। 3 से 4 सवाल नए सिखा के जाऊंगा आज भी, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा आज भी। 3 से 4 सवाल है नए, जिसमें आपको इतना बेहतरीन तरीका बता दूंगा मैं। कंसेप्ट समझना और फिर शॉर्ट ट्रिक समझना, ठीक है। मज़ा आएगा आज के सेशन में, ठीक है। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोल रहा है सवाल में? x एक ऐसा नंबर है जो 1420 और 1780 के बीच में आता है, ठीक है। x अपना वो नंबर आएगा जो 1420 और 1780 के बीच में आएगा। और क्या बोल रहा है? जिसे 10, 15, 24, 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। यानी अपने को ये चीज़ देख के एक चीज़ पता लग गई कि यहाँ से अपने को इसका एलसीएम लेना है 10, 15, 24 और 32 का। किसका एलसीएम लेना है? 10, 15, 24 और 32 का अपने को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैंने सिखा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार दोबारा समझ लेना। इतना बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, इसको सीख गए तो एक लाइन में एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे वो चीज़ समझनी है आपको। मैं बोलता हूँ कि जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है ना, इन सभी में, उसको मान लो कि वो एलसीएम है। कौन सा नंबर बड़ा है? आप बोलोगे 32 सबसे बड़ा नंबर है। देख लिया भाई, 32 सबसे बड़ा नंबर है। अब एक एक नंबर से कंपेयर करो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा तो है ही, ठीक है। अब सबसे अगर कंपेयर करोगे तो अपने पास क्या चीज़ निकल के आएगी? क्या 10 से 32 को काट सकते हैं क्या? 10 मिलकर बना होता है 2 गुणा 5 से, और 32 मिलकर बना होता है किससे? 2 गुणा 16 से। किससे मिलकर बना होता है? 2 गुणा 16 से। अब 32 के अंदर 2 तो अपने को मिल रहा है 10 का, लेकिन अपने को 5 नहीं मिल रहा। अपने को 5 नहीं मिल रहा है तो एलसीएम बनाने के लिए इसकी गुणा कर देंगे 5 से। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना? इतनी चीज़ समझ में। अब ये संख्या 10 से डिविजिबल हो गई। अब क्या 15 से डिविजिबल लेके आप 15 में क्या है? आप बोलोगे 15 के अंदर है 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 है, और 32 गुणा 5 अपने पास ही, मतलब अपने पास 5 तो है लेकिन 3 की कमी है। 3 की कमी है। अगर मैं यहाँ पे 3 की गुणा कर दूँ तो ये संख्या 15 से भी कट जाएगी। कट जाएगी नहीं कट जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगी। तो ये संख्या 10 से भी डिविजिबल हो गई, अब 15 से भी डिविजिबल हो गई, 32 से तो ही। 24 देखना है। 24 मिलकर बना होता है किससे मेरे दोस्त? 8 गुणा 3 से। और अपने पास देखोगे यहाँ पे 32 के अंदर 8 मिल रहा है और 3 जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 24 से ये उस संख्या ऑलरेडी डिवाइड है, तो 24 का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया? आप बोलोगे 32 गुणा में 5 गुणा में 3। 32 गुणा में 5 कितना होता है? आप बोलोगे 160, और 160 गुणा में 3 कितना होता है? आप बोलोगे 16 3 48, यानी 480। तो मेरे दोस्त एलसीएम आ गया 480। बताओ कितना आसान तरीका है ना। अब अपने को लेकिन नंबर लेना है कौन सा? जो 1420 से 1780 के बीच हो। तो आपको 480 का पहाड़ा आता है क्या? आप बोलोगे नहीं आता। तो मैं बोलूँगा आपको 48 का पहाड़ा आता है। आप बोलोगे बिल्कुल आता है, ठीक है। तो 48 गुणा में 3 कितना होता है? आप बोलोगे 144 होता है, और 1 जीरो लगा दो इसके आगे। तो 1440 वो नंबर है जो 1420 और 1780 के मध्य में है। अगर मैं इसमें 480 और जोड़ दूंगा भाई साहब तो ये 1720 से ऊपर चला जाएगा। देखना, 0, 8 और 4 12 हासिल लग गया, ये 1920 चला गया ये। मतलब अगर अपन एक मल्टीपल और बढ़ाते, यहाँ पे 3 की जगह अगर 4 करते तो वो 1920 चल जाता। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? अपने को चाहिए था 1420 और 1780 के मध्य का। तो वो नंबर कौन सा आ गया? आप बोलोगे 1440 आ गया। 1440। फिर सवाल में क्या बोल रहा है? लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचना चाहिए। तो 7 कब बचेगा? जब ये संख्या 7 ज़्यादा होगी तब जाके 7 बचेगा इसमें। तो मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूँ।
तो अब ये नंबर क्या हो गया, अब आप बोलोगे कि ये नंबर हो गया भाई साहब 1447। और अपने को बोला क्या है, अपने को बोला है कि x के अंकों का योग कितना होगा। तो ये x आगे वैल्यू निकल के इसके अंकों का योग कितना है, आप बोलोगे 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 1 16। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी 16 इज़ द करेक्ट आंसर। इतना बेहतरीन तरीका बता दिया एलसीएम लेने का आपको कि पहले आपने सीखा हो नहीं सीखा हो ऐसा तरीका, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी छाती पर फिर से। ए और बी की आय का अनुपात 4 और 5 है और उनके व्यय का अनुपात 2 और 3 है और ए और बी की बचत 7200 और 6000 है। तो देखते पहले समझ आ जाना चाहिए कि क्या लगाएंगे। देखते पहले अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं आता है, तरीका नहीं आता है, तो मान लेना आपकी तैयारी नहीं है। सवाल देखते ही आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए बात कि अपने को यहाँ पे क्या लगाना है। तो मेरे को तो देखते पता लग गया कि यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा। इनकम का रेशियो दे रखा है 4 और 5 और मेरे को क्या दे रखा है, वे का रेशियो दे रखा है 2 और 3 और बचत दे रखी है 7200 और 6000। तो मैं 7200 का 2 जीरो हटा देता हूँ और 6000 का भी 2 जीरो हटा देता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। मैं लास्ट में लगा दूंगा 2 2 जीरो। ठीक है, कैलकुलेशन करो, क्रॉस करो पहले 2 को। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 में से 10 गया 2, यानी अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 2 की निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 60 दूनी 120 और 72 तिया कितना होता है, आपको 72 का पाड़ा नहीं आता, 70 का तो आता है। 70 तिया 210 और 2 गुणा में 3 यानी 6, तो 216 हो गया। 210 और 6 216, 216 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे ये बचेगा 96। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की वैल्यू 96, 2 की वैल्यू 96 और 2 2 जीरो चिपका देता हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने 2 2 जीरो हटा दिए थे तो मैंने ये वापस चिपका दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1 की वैल्यू आ गई 4800 रुपये, यही आ जाएगी। अपने को बोला क्या है, एक ही आय कितनी है, एक ही आय कितनी है, आप बोलोगे 4 यूनिट है। 1 की वैल्यू 4800 तो 4 की वैल्यू 48 का पार्ट आप फिर से आपको नहीं आता, 96 आता है 48 के पार्ट में। 48 दूनी 96, 96 का मैं डबल कर दूँ तो 192 और ये 00। तो आंसर कितना आ जाएगा 19200, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 25% की कमी कर दूं और फिर से 25% की वृद्धि कर दूं तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगी। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाना चीज़ को। जैसे मेरे पास 100% कोई चीज़ है, अब मैं बोलूँ इसमें सबसे पहले मैं 10% की कमी करता हूँ तो मेरे पास संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे 90 होगी। मैं फिर से बोलूँ कि मैं इसमें फिर से 10% की वृद्धि करता हूँ तो अब मेरे पास संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। यानी एक चीज़ यहाँ से समझ लेना कि हमेशा अगर सेम परसेंटेज पहले घटा रहा हूँ फिर बढ़ा रहा हूँ तो हमेशा मेरे को लॉस होगा, हमेशा मेरे को लॉस होगा। और वो कितना होगा लॉस, वो होगा हमेशा x²/100 का। कितने का होगा, x²/100 का। ये फॉर्मूला है, इसको मैंने समझा भी दिया आपको। x की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे 10 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा में 100 1, यानी मेरे को 1 का लॉस होगा। और आप देखोगे 100 से 99 हो रहा है, यानी मेरे को लॉस भी -1 का ही हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई भाई, हमेशा लॉस होगा। तो इस फॉर्मूले में एक चीज़ और ऐड कर लेना, माइनस का x²/100, क्योंकि हमेशा अगर सेम परसेंटेज बढ़ाएगा घटाएगा तो हमेशा लॉस होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को उड़ा देते हैं। क्या बताया मैंने अभी फॉर्मूला कि माइनस का x²/100, यानी हमेशा लॉस होगा अगर सेम परसेंटेज बढ़ाएगा। तो 25% की वृद्धि 25% की कमी, यानी 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 6.25। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस ये शो कर रहा है कि हमेशा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हमेशा लॉस हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी उस 170 की वैल्यू क्या रही होगी, आप बोलोगे उस 170 की रही होगी वैल्यू 85%, यही रही होगी ना। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि 206.40 रुपये में बेचूँ
तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो निकाल दो। 206.40 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 85 गुणा में 206.40 और डिवाइड बाई 170। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो चिपका दो, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो आप क्या करोगे, आप करोगे 2 जीरो चिपका दोगे, इंटू 100 कर दिया मैंने। ये 100 कहाँ से आया नीचे, ये पॉइंट के आगे जितने नंबर होंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। 1 जीरो से काट दिया मैंने, 1 जीरो। 5 से काटो 17, 5 से काटो 20, 17 से 17 पूरा उड़ गया। कितना बच गया अपने पास, आप बोलोगे अपने पास बच गया भाई साहब 2064 और डिवाइड बाई 20। अब अपने को लाभ पूछा है, लाभ कब होगा, जब 100% से ऊपर की वैल्यू होगी। तो यहाँ से 100% को अलग कर दो। किस तरीके से करोगे, 2000 बटा में 20, ये तो कर दो अलग, क्योंकि ये तो 100% हो गया, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। बाकी क्या बचा, 64 बटा में 20। तो 64 बटा 20 का अपने को लाभ हो रहा है। 64 बटा 20 कितना होता है, आप बोलोगे 64 बटा 20 होता है 20 या 60 यानी 3.2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3.2% का लाभ अपने को यहाँ से मिल जाएगा। इसकी वैल्यू है 3.2, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखो। अब आप किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता हूँ तो उसे 805 रुपये में बेचता हूँ मैं। यदि छूट नहीं देता तो मेरे को 15% का लाभ प्राप्त होता, तो सीपी क्या रहा होगा, ये अपने को निकालना है। अब मैं आपको बोलूँ कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1/8, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 8 की चीज़ को 7 में बेच रहा हूँ, और सीपी मेरे को क्या दिया है, आप बोलोगे 805 दिया है। 7 की वैल्यू 805, तो मैं आपको बोलूँ कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1 की वैल्यू हो जाएगी 115। तो अपनी चीज़ कितने की रही होगी, आप बोलोगे इसका 115 गुना, यानी 15 आटे 120 और 800 यानी 920। 920 रुपये की चीज़ रही होगी। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि अगर मैं छूट नहीं देता तो 15% का लाभ होता। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 3/20, यानी 20 का सामान मैं 23 में देता। और 23 की वैल्यू अपन ने क्या निकाली भाई साहब, ये निकाली अपन ने 920। तो 23 की वैल्यू 920, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1 की वैल्यू हो जाएगी 40। तो सीपी क्या रहा होगा, इसका भी 40 गुना रहा होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा अपना, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा अपना 800। 800 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चीज़ समझने में आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, लल्लू सवाल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है डाटा चेंज कर करके। ये वाला सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है डाटा चेंज कर करके। कितने सवाल करा दिए मैंने आपको, हर एक सेशन में ऐसा सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। तो इस सवाल को कर लेना इम्पोर्टेंट कर लेना, और इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेच दिया। 100 की चीज़ रही होगी तो इसने इसको 120 पर बेच दिया। फिर क्या सीन रहा, क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर फिर से पी को बेच दिया। अब अगर ये 30% के लाभ पर बेचेगा भाई साहब इसे वापस, तो कितने में बेचेगा, 130% का लाभ, यानी 120 गुणा 130 डिवाइड बाई 100, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 12 गुणा में 13 कितना होता है 156। कितने का लाभ कमा लिया, आप बोलोगे 36 का लाभ कमा लिया, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है 108 रुपये का लाभ कमाया है। तो 36 की वैल्यू 108 कितना गुना है, आप बोलोगे भाई साहब 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का 3 गुना कितना होता है, आप बोलोगे 300। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा अपना 300, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, सी तो 330 है, ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका करेक्ट आंसर है 300। कितना आंसर हो जाएगा, 300 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब इस तरीके के सवाल देखते क्या है कि दिमाग में हड़बड़ाहट आ जाती है कि कैसे करेंगे, लेकिन आसानी से समझना, मैं आसानी से समझाऊंगा आपको एक एक चीज़। 450 रुपये की अपने पास कोई चीज़ है, उसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमागत छूटों के बाद में इतने की बेच रहा हूँ 267.30 रुपये की।
अब देखना चीज़ समझना, मेरे पास कोई चीज़ है 450 रुपये की, पहला डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ 10% का। अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 450 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे 45 होगा। अगर मैं 450 पे 45 का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं चीज़ कितने की दे रहा हूँ? आप बोलोगे 405 रुपये की दे रहा हूँ। फिर x% दिया है, मेरे को नहीं पता x% क्या है, लेकिन फिर मेरे को बोला है कि फिर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ। तो 405 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे 40.5 होगा। और 20% कितना होगा? तो 40.5 की गुणा अगर मैं 2 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 81। यानी यहाँ से मैं 81 का डिस्काउंट दूंगा। तो 81 का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास चीज़ कितने की पड़ जाएगी? 324 की पड़ जाएगी। अब क्या बोल रहा है? अपने को x% की वैल्यू निकालनी है, यानी 10 और 20% की चीज़ देने के बाद मेरे पास 324 रुपये की रह गई। अब बोला है 324 की नीरी 3 छूट के बाद 267.30 की रही है। तो यानी मैंने और कितना डिस्काउंट दिया होगा? आप बोलोगे ये यहाँ से मैंने डिस्काउंट दिया होगा भाई साहब 56.7 का डिस्काउंट। और वो किस पे दिया होगा? 324 पे, इस पे दिया होगा। तो 324 पे मैं दे रहा हूँ इसको, तो डिवाइड बाई 324, तो मैं 100 पे कितने का दूंगा वही मेरे को निकालना है। तो ये 100 पे कितने का दूंगा वो निकाल लूँगा। 1 0 से 1 0 उड़ा दिया भाई साहब, 1 0 से 1 0। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा 5670 डिवाइड बाई 324, यानी 17.5%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17.5%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से बिल्कुल चीज़ों को आराम से समझ के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये वाला सवाल देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% का डिस्काउंट दे रहा है क्रमागत, तो वह चीज़ 3,420 रुपये में बिकी। तो अंकित मूल्य अपने को पूछ रहा है। अब आप एक चीज़ बताओ, मैं 10% और 5% का एक सक्सेसिव निकाल लूँ तो कैसे निकालते सक्सेसिव? 10 + 5 - 10 गुणा में 5 डिवाइड बाई 100, ऐसे ही निकलेगा। 1 0 से काट दिया 1 0, 5 दूनी 10, यानी 15 माइनस हाफ करूँगा तो कितना बचेगा? 14.5। यानी अगर मैं 14.5 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 100 में से 14.5 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं चीज़ कितने की बेचूंगा? आप बोलोगे मैं चीज़ बेचूंगा 85.5 की। इतने की बेचूंगा तभी तो जाके 100 होगा। ये 85.5 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3,420। मेरे को पूछा क्या है? मेरे को यही पूछा है कि अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो 85.5 की वैल्यू 3,420, तो बता दूंगा मैं 100 की वैल्यू क्या रही होगी। आप बोलोगे 100 की वैल्यू रही होगी भाई साहब 4,000, क्योंकि ये इसका 4 गुना है। अरे 85.5 का 4 गुना होता है 342, ठीक है। यहाँ पे 40 हो गया तो ये 4,000 हो गया, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 4,000। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब ऐसे मैंने कितने सवाल आपको समझा रखे, बता रखे हैं। 2 सालों में साधारण ब्याज पर धनराशि इतनी हो जाती है, 3 सालों में इतनी हो जाती है। तो अपने को प्रिंसिपल और रेट दोनों बता देंगे। 3 सालों में हो रही है 9,720 और 2 सालों में कितनी हो रही है? आप बोलोगे 2 सालों में हो रही है 8,640। तो मैं वो बोलूँगा 1 साल का कितना आपको ऐसा ही मिल रहा है। तो आप बोलोगे 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यानी 1 साल का ब्याज मिल रहा है मेरे को 1,080। 2 साल में मेरी राशि हो रही है 8,640, तो 2 साल में मेरे को कितना ब्याज मिला होगा? आप बोलोगे 1,080 का 2 गुना, क्योंकि ऐसा ही हर साल हमेशा सेम होता है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2,160 रुपये, ये हो जाएगा। अब जब एक चीज़ बताऊँ मैं प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा। प्रिंसिपल 2 साल में राशि हो रही है 8,640 और भाई साहब ब्याज मिल रहा है मेरे को 2,160, तो मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आप बोलोगे 6480, यही रहा होगा प्रिंसिपल, तो 6480 रुपये। लेकिन प्रिंसिपल 2 में 6480 है, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। 2 में ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे 6450 है, यहाँ पे भी 6450 है, तो 6450 वाला तो कट गया प्रिंसिपल, क्योंकि 6480 आएगा। तो या तो पहला सही या फिर लास्ट वाला सही। अब रेट कैसे निकालेंगे? 1 साल का ऐसा ही कितना मिल रहा है 1,080,
प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे 6480 और इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 6 गुना है। तो 100/6 कितना होता है, 100/6 होता है मेरे भाई 16 सही 2/3%। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी। ये आ जाएगा 6480 और 16 सही 2/3% रेट आ जाएगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखो। इस तरीके के सवालों के लिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बता रखा है भाई, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला कैसे याद करोगे, अच्छी से ट्रिक बता रहा हूँ। 2 साल का 2 ईयर का CI और SI का फॉर्मूला क्या होता है, लगातार 2 सवाल पूछे, लगातार 2 सवाल, ये वाला सवाल और इसके आगे वाला सवाल, कंटिन्यू 2 सवाल पूछे। 2 साल का CI और SI का फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI बराबर PR² / 100²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंटिन्यू 2 सवाल पूछे गए इस पे। और 3 साल का क्या होता है, 3 साल का होता है भाई साहब CI माइनस SI जो दे रखा है अपने को सवाल में, बराबर PR², 300 प्लस में R अपॉन में 100³। ये 300 प्लस में R अपॉन 100³, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलों पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। आपने को यहाँ पे किसका बोला है, आप बोलोगे 2 साल का पूछा है, 2 साल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला PR² अपॉन 100²। अब ये मत बोलना है फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला भी निकालना पड़ता है, ठीक है। 2 साल का बोला है तो मैं को क्या लगाऊंगा, PR² अपॉन 100²। अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है मेरे को 152 ही दे रखा है अंतर। तो 152 बराबर क्या फॉर्मूला बताया, P की वैल्यू अपने को निकालनी है, R की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 5%, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा में 100। काटना स्टार्ट करो, 25 से काटो 100 को 4 बार। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152 गुणा में 4 गुणा में 100, यही आ जाएगी। 152 की 4 से गुणा कर लो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 5 चौक के 20, 6 और ये 100 का 2 जीरो चिपका दिया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 608,000, ऑप्शन नंबर ए। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60,800 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल भी सेम है। इसमें भी क्या करेंगे, 8% रेट दिए, 2 साल है और 144 अंतर है। तो फॉर्मूला लगाओ कौन सा, PR² अपॉन 100² या 100 गुणा में 100। P की वैल्यू अंतर दिया है 144 बराबर, P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100। 8 से काटो तो 8 उठी 64, 8 से काटोगे तो 16, 18। अब फिर काटो आप किससे, आप काट लो 2 से तो 9 और ये 4, 4 से काटो 25 को, 100 को 25 बार। और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 25 गुणा में 9 गुणा में 100, तो 25 नमानी 225 और 100 का 2 जीरो चिपका दो। तो आंसर कितना आ गया 22,500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंटिन्यू 2 सवाल पूछे, ये सवाल इसके पहले वाला सवाल, कंटिन्यू 2 सवाल पूछे गए, हल्के में मत लेना। 3 साल का भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट सवाल देखो, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है और 4 वर्ष पहले रेशियो 1:2 था, तो 6 वर्ष बाद बताना है। 1 और 2 रेशियो दिया हुआ है, कितने साल छोटी है, आप बोलोगे 1 यूनिट छोटी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, आप बोलोगे 8 वर्ष छोटी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। अपने को सीमा की बोली है, ये सीमा है, तो 1 की वैल्यू 8 की 8 ही आ गई। ये 4 साल पहले की है, तो अभी प्रेजेंट में ये कितने की होगी, आप बोलोगे 12 की। और पूछ क्या रहा है 6 वर्ष बाद, पूछ क्या रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 और 6 18। ये इसका करेक्ट आंसर है 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सवाल है, लल्लू सवाल है। ये सवाल समझना। अब आप इस सवाल को एक लाइन में समझाऊंगा, अगर आप समझ गए तो समझ जाओगे और नहीं समझे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, सवाल को पहले सही ढंग से पढ़ना।
24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलो है। टोटल एवरेज अपने को दिया है कि सभी का भार 72, एवरेज मान लिया कि सभी का भार 72 है। 78 किलोग्राम वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं। 72 एवरेज था और 78 वाले 3 निकल गए। कितने ज़्यादा वाले निकल गए आप बोलोगे? प्लस 6 वाले 3 आदमी निकल गए, यानी टोटल 18 वाले निकल जाते हैं। निकल रहे तो वो घटेगा, तो माइनस का 18। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये समूह छोड़कर जा रहे हैं। जाओगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। जाएंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे जाएंगे तो माइनस आएगा। तो ये जा रहे हैं तो ये मैंने माइनस का 18 लिख दिया। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में? फिर बोल रहा है सवाल में और 75 किलोग्राम औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। 72 एवरेज था, 75 वाले 4 शामिल हो रहे हैं, तो 3 ज़्यादा हैं और कितने आदमी है? 4, यानी 3 गुणा में 4 यानी प्लस के 12 जो है वो आदमी ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से ओवरऑल कितना आ गया? आप बोलोगे ओवरऑल निकल के आ गया -6। अब -6 आया। अब इसको कितने आदमियों में आप बांटोगे? यहाँ पे पहले 24 आदमी थे, 24 में से 3 गए तो कितने बच गए? 21 और अब कितने आ गए वापस? 4, यानी टोटल 25 आ गए। तो इस -6 को टोटल 25 में बांट दो। कितने की कमी हो जाएगी? आप बोलोगे कमी हो जाएगी 0.24 की। इतने की कमी होगी, यानी पहले अगर एवरेज था तो अब इससे 0.24 कम रहा होगा, यानी अब एवरेज कितना रह गया होगा? आप बोलोगे 71.76। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है अगर आपको समझ में आ गया तो। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा से समझना। टोटल ओवरऑल जो है वो 72 किलो वजन था। 78 किलो यानी प्लस 6 वाले 3 आदमी छोड़कर चले गए। निकल रहे तो मैंने माइनस लगा दिया। और 75 वाले 4 आ रहे। एवरेज था 72, 75 यानी प्लस 3 ज़्यादा, 4 जगह तो टोटल 12 ज़्यादा। तो -18 गया, प्लस 12 आया, यानी -6 ओवरऑल बच गया। इसको बांटेंगे 25 में। 25 कहाँ से आया? 24 टोटल आदमी थे, 3 चले गए तो 21 बचे और 4 वापस आ गए तो 25 हो गए। इस 25 में बांट दिया, यानी ओवरऑल 0.24 की कमी हो जाएगी एवरेज में। तो अब कितना एवरेज रहेगा? पहले 72 था तो अब 0.24 की कमी हो गई, तो अब एवरेज कितना रहेगा? आप बोलोगे 71.76। नेक्स्ट सवाल पे आओ। सेम टू सेम सवाल है, इसको भी समझना। एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलो है। औसत वजन देख लिया भाई, 55 है। 60 किलो वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल गए। तो 55 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 5 ज़्यादा है, लेकिन ये निकल रहे तो 12 छात्र, तो माइनस का 60 लिख दिया। अब 55 एवरेज था और इधर 52.5 वाले 6 शामिल हो रहे हैं, यानी ये इससे कितना कम है? माइनस का 2.5 कम है। कितनी जगह? 6 जगह। तो टोटल कितना कम हो गया? आप बोलोगे माइनस का 15 कम हो गया। तो ओवरऑल कितना कम हो गया? माइनस का 75। कितनी जगह कम हो गया? अब आप स्टूडेंट गिनो, स्टूडेंट कितने रह गए अपने पास? आप देखोगे 56 स्टूडेंट थे, 12 छात्र निकल गए, तो 56 में से 12 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे 56 में से 12 गया तो भाई साहब 44, और 44 और 6 छात्र यहाँ पे फिर से आ गए, यानी टोटल 50 छात्र हो गए। यानी ओवरऑल कितने की कमी हो गई? आप बोलोगे 1.5 किलो की। और यही अपने को सवाल में बोलना है कि ओवरऑल जो कमी हुई है वो बतानी है। तो ओवरऑल कमी कितने की हुई? आप बोलोगे 1.5 किलो की। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी, 1.5 kg। ठीक है, आसान है ना? एक लाइन की स्टेप थी, ये देख लो। इसमें भी एक लाइन का ही सवाल है, ये भी कर दिया अपन ने। ये वाला सवाल देखो, समझना सवाल को। ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, बी और एक आदमी और है सी, तो ये सी लिख दिया। बी ए से 25% अधिक कुशल है। अगर ये 4 है तो ये 5 है। फिर क्या बोल रहा है? सी जो है वो बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 20% अधिक का मतलब।
और टोटल वर्क क्या आ जाएगा, ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, शुरू में बोल रखा है, तो ए की इफिशिएंसी 4 और अगर 20 दिनों में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया, आप बोलोगे 80 हो गया, 80 हो गया टोटल वर्क। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, ए और सी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, ए की इफिशिएंसी, ए और सी की इफिशिएंसी 4 और 6 यानी 10 काम करेंगे एक दिन में, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे 50 काम करेंगे। काम था टोटल 80, 50 काम हो गया, कितना काम बचा, 30 काम बचा। क्या बोल रहे हैं सवाल में, शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की इफिशिएंसी 5, काम रह गया 6, काम रह गया 30, तो 30 काम करेगा अगर 5 की इफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, आप बोलोगे 6 दिन लगेंगे। तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 डे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं खुद करता तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कर देता। सोनी और गीता एक काम को साथ मिलकर 8 घंटों में पूरा करते, तो सोनी और गीता मिलकर कितने देर में कर रहे हैं, 8 घंटे में, और आरती उसे कर रही है 12 घंटों में। एलसीएम ले लिया 24, तो सोनी और गीता की इफिशिएंसी आगे निकल के 3 और आरती की निकल के आ गई 2। अब बोल रहे गीता अकेले उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकती है। गीता अकेले का अपने को पता है कि ये सोनी प्लस गीता है, गीता का अपने को अकेला पता नहीं है, तो अपन नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि सोनी और गीता को अपन अगर 1 और 2 रखें या फिर 2 और 1 रखें तो हर बार आंसर आएगा अलग अलग। तो ये सवाल में क्या है कि सवाल में ये गलती है, तो यहाँ पे आंसर लिख लेना कि इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल कब सही होता मेरे भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल कब सही होता, जब यहाँ पर सोनी की जगह क्या दिया होता, सोनी की जगह दिया होता आरती, सोनी की जगह क्या होता, आरती होता, कि आरती और गीता एक काम को करती है 8 दिनों में और आरती अकेले करती है 12 दिनों में, तब जाके ये सवाल सही होता है। लेकिन यहाँ पे आरती नहीं है, यहाँ पे सोनी है, तो ये सवाल गलत है। ये सवाल क्या है मेरे भाई, ये सवाल है गलत। ऐसे सवालों को आपको नहीं करना है, सवाल देखते पहचानने में आ जाएंगे, ऐसे सवालों को आपको हिलाना भी नहीं है, इसके आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, फ्री के नंबर मिलेंगे, क्योंकि सवाल ही गलत है। क्या है, सवाल ही गलत है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन तरीके के सवालों को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तो तरीका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, तो फॉर्मूला भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। पहला तो है फॉर्मूला, पहला तो क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम, ठीक है। और टाइम के नीचे भी मिनट में है तो 60 लगा लेना, तो वो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें मैं निकाल लेता हूँ आंसर, 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं, तो 10 और 8 आ गया स्पीड, यानी 10 गुणा में 8 80, डिवाइड बाई स्पीड का डिफरेंस 10 और 8 का 2 का, इंटू टाइम दे रखा है 30 और डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से काटूंगा मैं, कितना आ गया, 60 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 और 80 बटा में 4 कितना होता है, 20। तो ये तो हो गया पहला तरीका फॉर्मूला बेस। दूसरा तरीका रेशियो से कर सकते हो आप इसको। किससे कर सकते हो, रेशियो से कर सकते हो आराम से। रेशियो से तो अपन किसी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 10 और 8। 10 और 8 को मैं काट के क्या लिख लूँ, 5 और 4। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 और 5, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टाइम में क्या बोल रहा है कि ये इससे 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, अपने अनुसार कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 30 मिनट, तो 4 वाले की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हो गया। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बतानी है अपने को। तो आप एक चीज़ बताओ, ये फर्स्ट वाला 5 की स्पीड से अगर 2 घंटे चलेगा तो आरंभिक ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगा रहा है, 4। स्पीड का रेशियो अपने को दिया है 5 और 4, टाइम का रेशियो हो गया 4 और 5। 2 घंटे चलेगा 10 की स्पीड से, 2 घंटे चलेगा 10 की स्पीड से, तो ये कितने किलोमीटर चल लेगा, आप बोलोगे 20 किलोमीटर चल लेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 20 किलोमीटर। या तो आप फॉर्मूला से करो या फिर आप इस तरीके से रेशियो से करो,
दोनों के दोनों तरीके सही है, ठीक है, दोनों के दोनों तरीके एकदम सही है, किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। क्या दे रखा है अपने को सवाल में? अपने को दे रखा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा 35 किलोमीटर के जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने वाले लगने वाले समय का 1.25 गुना है। 1.25 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। 5/4 का मतलब ही 1.25 होता है। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा वो अपने को घंटे में बताना है, कितना लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से 35 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख लूँ? 35/10 + W लिख सकता हूँ मैं ये, बराबर इधर 14 किलोमीटर जा रहा है तो 14/10 - W, ये विपरीत जा रहा है और ये इससे 1.25 गुना है। तो 1.25 गुना को मैं 5/4 लिख लूँ। यही तो मैंने अभी आपको बताया 5/4। बस ये काम अपना ख़त्म हो चुका। अब करो काटा पीटी। 5 से काटो 35 को 7 बार, 7 से काटो 14 को 2 बार, 2 से काटो 4 को 2 बार। तो क्या क्या आ गया अपने पास? आप बोलोगे मेरे पास आ गया ये इधर वाला गुना तो 20 - 2W और बराबर 10 + W। तो ये कितना आ गया? -3W बराबर -10। W की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस से माइनस को काट दो तो 10/3, यही आ गई। अब 10 स्पीड है पहले और इसकी आ गई 10/3, टोटल कितनी हो गई? आप बोलोगे 40/3 टोटल हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं सवाल में? 60 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? तो ये कितना लगा रहा है? 40/3। तो 40/3 करूँगा तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, 0 से काटो 0 को। 18/4, 18/4 कितना होता है? आप बोलोगे 4.5 घंटे। कितना होता है? 4.5 घंटे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेप आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये स्टेप आपको लिखना आ गई तो ये सवाल आप सोल्व कर दोगे। नहीं तो ये वाला चैप्टर मैंने शायद इसके मोस्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी CGL वाली क्लास में करा रखे हैं, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाले। तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यह 20% बढ़ जाती है। 110 थी, 20% बढ़ गई तो 6/5 हो गई भाई। 20% का मतलब 1/5, 5 थी तो 6 हो गई। फिर एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसीलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। 40% का मतलब 2/5, यानी 5 से 2 कम हो गई, यानी 3/5 रह गई। तो अंतिम चाल अपने को बतानी है। तो यहाँ से काटा पीट स्टार्ट करो। 5 से काटो 110 को 22 बार, 22 × 18 और डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 396/5 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 5 7 35, कितना बच गया? 4, 5 नाम 45, 1 5 दूनी 10, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था? जब दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो तो डायरेक्ट क्या करोगे? एक बार जोड़ोगे 84 + 6, एक बार घटा दोगे 84 - 6। रेशियो कितना आ जाएगा? 90 और 78। अगर अब इसको आप काटो, किससे काट सकते हो? इसको काट लो आप 2 से काट लो, ठीक है। तो 45 और ये कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। 45 और 39 फिर काट लो आप इसे 3 से, तो 15 और 13। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आसान से सवाल है, 1 नंबर के बकवास सवाल है। अब ये वाला सवाल करने का तरीका समझ लेना। ये वाला सवाल CGL के लिए भी इम्पोर्टेंट है, CHSL CPU सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल। इसमें डाटा थोड़ा कमज़ोर है, CGL में डाटा थोड़ा अच्छा पूछ लेगा।
15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के एक फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या मतलब HCF। 15 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, आप बोलोगे HCF हो जाएगा भाई साहब 3। और न्यूनतम वर्गाकार है तो एक बार क्या करोगे, दोनों में भाग दोगे HCF का, 15/3 इंटू 12/3 और दोनों की गुणा कर लोगे। यहाँ से कितना आएगा 5 और यहाँ से कितना आएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन तरीके के सवालों को करने की यही अप्रोच होती है कि पहले निकालते फर्स्ट स्टेप में HCF। क्या करते फर्स्ट स्टेप में HCF निकालते, जो HCF आता है फिर सेकेंड स्टेप में HCF से भाग देते जो भी नंबर दिए हुए होते हैं अपने को, और फिर कर लेते हैं उनकी थर्ड स्टेप में उन दोनों की गुणा, तो फिर आंसर अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये वाला सवाल देखो, अब ये 2 सवाल एडवांस के हैं और मैंने बता रखा है भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोलाक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12, चेंज कर लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है। गोलाकार गेंद है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार में कितना लेगा ये 4/3 पाई r क्यूब, और फिर क्या कर रहा है ये गोलाकार से क्या कर रहा है, बेलन में डाल रहा है ना। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है, तो बेलन का कितना होता है, आप बोलोगे पाई r²h। यही होता है पाई r²h। ये जो गोला है ये एक का है, लेकिन हमने को टोटल 12 गेंदे तो 12 के साथ गुणा भी करना पड़ेगा। पाई से पाई को उड़ा दो, क्या क्या बच गया, 12 इंटू 4/3। आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, बराबर पाई इधर कटी गया। आर की वैल्यू कितनी है इसकी 20 यानी 400 इंटू में h, यही दे रखा है अपने को। अब करो काटा पीटी फिर से स्टार्ट। 3 से काटो 12 को 4 बार, 2 जीरो से उड़ा दो 2 जीरो, 4 से काटो 4 को, 10 गुणा में 4, h की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 40। तो यही तो अपने को बोला है ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई तो आ गई अपने पास 40, तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो नए ठोस घन की भुजा का माप कितना होगा, वही अपने को बोला है। अब ठोस घन बनाया जा रहा है तो घन का कितना होता है फॉर्मूला, आप बोलोगे a का क्यूब, यानी जो भी अपने को दिया हुआ है भुजा उन सभी का क्यूब का टोटल सम कर लेंगे, उसको a क्यूब के बराबर रख देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और ये सब किसके बराबर, a का क्यूब के बराबर। 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 216। 8 का कितना होता है 512। 10 का कितना होता है 1000, और ये सब किसके बराबर, a के क्यूब के बराबर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 और 2 8, 2 728 प्लस 1000 यानी 1728 हो गया टोटल। 1728 की वैल्यू a क्यूब के बराबर। तो ये 1728 किसका क्यूब है, आपको पता है क्या, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1728 किसका क्यूब है 12 का। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एडवांस के भी इतने हार्ड सवाल नहीं आ रहे, ये वाला सवाल देख लो या फिर इससे पहले वाला सवाल देख लो, इससे पहले वाला सवाल देख लो, इतने हार्ड सवाल नहीं है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज के अपने सवाल थे मेरे दोस्त। बताना मेरे को आपके कितने नंबर आए आज के टोटल 23 सवालों में से। 2 सवाल बोर्ड मार्क्स के आते हैं, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आपको खुद को करना है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना सेशन को दोस्तों के साथ, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।